एक बहुत ही आम दृश्य की कल्पना कीजिए। मतलब हर घर में आजकल यही होता है। घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है। माँ शायद रसोई में व्यस्त है, पिता किसी जरूरी काम में उलझे हैं, और तभी घर का सबसे छोटा सदस्य, जो मुश्किल से 2 या 3 साल का है, वो जोर जोर से रोने लगता है। और उसकी जिद लगातार बढ़ती जाती है। बिल्कुल। तो ऐसे में हम अक्सर क्या करते हैं? हम तुरंत अपनी जेब से स्मार्टफोन निकालते हैं, उस पे कोई रंग बिरंगा वीडियो या कोई कविता लगाते हैं और फोन उस रोते हुए बच्चे के हाथ में थमा देते हैं। और फिर पलक झपकते ही एकदम सन्नाटा छा जाता है ना? एकदम सन्नाटा। बच्चा स्क्रीन में पूरी तरह से खो जाता है और उसका रोना बंद हो जाता है। उस पल में लगता है जैसे हमने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। घर में वापस शांति आ जाती है। ये मोबाइल फोन आजकल का एक नया डिजिटल झुंझुना बन चुका है। सही कहा आपने। और उस पल की वो शांति इतनी राहत देने वाली होती है कि हम ये सोचना ही भूल जाते हैं कि उस सन्नाटे की असल कीमत क्या है। मतलब आप कह रहे हैं कि वो शांति खतरनाक है? बेहद खतरनाक। देखिए, जब बच्चा उस छोटी सी स्क्रीन को घूर रहा होता है तो बाहर से तो वो बहुत शांत और स्थिर दिखता है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा होता है। अच्छा। जी हाँ। वो तूफान कोई साधारण गतिविधि नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल बदलाव है जो उसके भविष्य को हमेशा के लिए तय कर रहा है। अरे बाप रे। आज की इस गहरी चर्चा का मकसद भी यही है। आज हमारे पास जो क्लिनिकल डेटा है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये सन्नाटा सुकून का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े खतरे का अलार्म है। बिल्कुल। आज हम इसी खतरे की परतों को खोलेंगे। जो भी लोग हमारी ये चर्चा सुन रहे हैं, हम समझेंगे कि कैसे हमारी सुविधा के लिए अपनाई गई ये छोटी सी आदत बच्चों के दिमाग के उस हिस्से की बनावट को ही बदल रही है जो इंसानी संवाद और भाषा के लिए जिम्मेदार है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई साधारण बुरी आदत का मामला नहीं है। ये एक मेडिकल क्राइसिस है जो हमारे ही घरों में पनप रहा है। जी। इस क्राइसिस को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस धारणा को तोड़ना होगा जिसमें हम मानते हैं कि भाषा समय के साथ अपने आप आ जाती है। हाँ, हम तो यही सोचते हैं कि जैसे बच्चा अपने आप चलना सीखता है, वैसे ही बोलना भी सीख जाएगा। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। बोलना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। ये कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो स्क्रीन के जरिए बच्चे के दिमाग में बस डाउनलोड हो जाए। इसके लिए दिमागी तारों का यानी न्यूरॉन्स का आपस में जुड़ना बहुत जरूरी होता है। और जो आज का डेटा हमें दिखा रहा है वो ये है कि बच्चों के दिमाग के वो तार जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। अगर डेटा की बात करें तो मेरे पास सरगुजा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बधिरता मुक्ति केंद्र से जुड़े कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो वाकई किसी की भी नींद उड़ा सकते हैं। हाँ, वहाँ के हालात बहुत चिंताजनक हैं। बिल्कुल। वहाँ जो हालात हैं वे सामान्य नहीं है। इलाज के लिए वहाँ जितने भी बच्चे लाए जा रहे हैं उनमें से आधे से ज्यादा बच्चे वाणी दोष यानी बोलने की अक्षमता से पीड़ित हैं। आधे से ज्यादा। ये संख्या सच में डराने वाली है। और उस संख्या से भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि ये बच्चे किस उम्र के हैं। मतलब आमतौर पर जब हम स्पीच डिले या वाणी दोष की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 2 या 2.5 साल का बच्चा आता है ना? हाँ, स्वाभाविक है। लेकिन सरगुजा के उस अस्पताल में जो बच्चे आ रहे हैं उनमें से कई 5 से लेके 8 साल तक के हैं। क्या बात कर रहे हैं? 8 साल? ये तो वो उम्र है जब बच्चे स्कूल में लंबी लंबी कहानियां सुनाते हैं, बिल्कुल, अपने दोस्तों से झगड़ते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। और आप कह रहे हैं कि इस उम्र के बच्चे भी वहां इलाज के लिए आ रहे हैं? जी हाँ। और वे पूरी कहानियां सुनाना तो दूर, स्पष्ट रूप से बुनियादी शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। हे भगवान। देखिए, एक सामान्य विकास चक्र में बच्चा 2 साल की उम्र तक छोटे छोटे वाक्य या कई सारे शब्द बोलना शुरू कर देता है। 3 साल तक वो अपनी जरूरतें बताने लगता है। सही बात है। लेकिन आज जिन बच्चों को जो मानसिक विकास 2 साल की उम्र में कर लेना चाहिए था, वो 3, 4 या 5 साल की उम्र तक भी नहीं हो पा रहा है। उनके माता पिता तो बहुत उलझन में रहते होंगे। बिल्कुल। वो अक्सर इसी उलझन में रहते हैं कि उनके आस पड़ोस के बच्चे तो फराटेदार बोल रहे हैं, फिर उनका बच्चा क्यों सिर्फ इशारों में बात कर रहा है या अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। लेकिन अब यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ आज के माता पिता की व्यस्तता या उनके आलस का नतीजा है? हम मोबाइल को एक डिजिटल नैनी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पर क्या ये नैनी बच्चों को चुप कराना नहीं, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए मौन करना सिखा रही है? क्योंकि पहले के जमाने में भी तो माता पिता व्यस्त होते थे। हाँ, बिल्कुल होते थे। बच्चे तब भी घर के आंगन में या मिट्टी में खेलते हुए अपने आप बोलना सीख जाते थे। फिर आज ऐसा क्या बदल गया है जिसने डॉक्टरों की भी पसीने छुड़ा दिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने।
इसे सिर्फ माता-पिता का आलस कहकर खारिज कर देना समस्या को छोटा करना होगा। असली समस्या उस माध्यम में है, यानी उस स्क्रीन में। अच्छा, स्क्रीन में ऐसा क्या है? देखिए, बच्चे का दिमाग शुरुआती वर्षों में एक स्पंज की तरह होता है। वो अपने आसपास के माहौल से हर चीज को सोख रहा होता है। पहले के समय में जब बच्चा आंगन में खेलता था तो वो चिड़ियों की आवाज सुनता था, माँ को बर्तन धोते हुए देखता था, लोगों को आपस में बातें करते हुए सुनता था। ये सब प्राकृतिक उत्तेजनाएं थीं। हाँ, नेचुरल स्टिम्युलेशन। बिल्कुल। लेकिन आज जब हम उसके हाथ में फोन दे देते हैं तो हम उस प्राकृतिक माहौल को एक कृत्रिम और बेहद तीव्र उत्तेजना से बदल देते हैं। और यहीं से दृश्य यानी विजुअल और श्रवण यानी ऑडिटरी क्षमताओं के बीच एक खतरनाक टकराव शुरू होता है। अगर हम इस टकराव की थोड़ी और गहराई में जाएं, मतलब जब एक छोटे बच्चे, मान लीजिए जो अभी 2 साल का भी नहीं हुआ है, उसके सामने जब मोबाइल की स्क्रीन चमकती है तो असल में उसके दिमाग के अंदर क्या घटित हो रहा होता है? इसे ऐसे समझिए, मोबाइल स्क्रीन पर जो कंटेंट बच्चों के लिए बनाया जाता है वो बहुत ही तेज गति से बदलता है। हाँ, कट्स बहुत फास्ट होते हैं। बिल्कुल। रंग, आकृतियां, रोशनी, ये सब पलक झपकते ही बदल जाते हैं। ये इतना ज्यादा आकर्षक होता है कि बच्चे की आंखों के जरिए जो जानकारी दिमाग तक पहुंच रही है वो एक बाढ़ की तरह होती है। दिमाग का वो हिस्सा जो दृश्यों को प्रोसेस करता है, यानी विजुअल कॉर्टेक्स, वो इस बाढ़ को संभालने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है। यहाँ मुझे एक तुलना समझ में आ रही है। मतलब मान लीजिए मैं जिम जाती हूँ और हर दिन हफ्तों तक सिर्फ और सिर्फ अपने दाहिने हाथ की कसरत करती हूँ, बायां हाथ में इस्तेमाल ही नहीं करती। दिलचस्प तुलना है। तो कुछ समय बाद मेरा दाहिना हाथ तो बहुत ताकतवर हो जाएगा, लेकिन बायां हाथ कमजोर और सिकुड़ हुआ रह जाएगा। क्या बच्चे के दिमाग के साथ भी यही हो रहा है? बिल्कुल सटीक। मतलब विजुअल हिस्सा तो मस्कुलर हो रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन वाला हिस्सा सिकुड़ रहा है। जी, और आपकी इस तुलना में एक बहुत ही डरावनी बात और जोड़ दूं। क्या? जिनमें तो आप एक वयस्क हैं और अपनी मर्जी से गलत कसरत कर रही हैं। यहां हम एक ऐसे बच्चे के दिमाग की बात कर रहे हैं जिसकी बनावट अभी तय ही हो रही है। मानव मस्तिष्क का एक नियम होता है जिसे यूज इट और लूज इट कहते हैं। यूज इट और लूज इट मतलब जिसका इस्तेमाल नहीं किया वो खत्म? एकदम सही। यानी जिस हिस्से का आप उपयोग नहीं करेंगे, दिमाग उसे अनावश्यक मानकर उसकी क्षमता को कम कर देगा। अरे बाप रे! जब बच्चा लगातार स्क्रीन देख रहा होता है तो उसका सारा ध्यान दृश्य पर होता है। ऐसे में उसके कानों में पड़ने वाली वास्तविक दुनिया की आवाजें, जैसे माँ का उसे बुलाना या बाहर से आती किसी गाड़ी की आवाज, उसके दिमाग के लिए शोर बन जाती हैं। तो क्या स्क्रीन बच्चे के दिमाग को इतना व्यस्त कर देती है कि वो असल दुनिया की आवाजों को प्रोसेस करना ही बंद कर देता है? बिल्कुल यही होता है। दिमाग असल दुनिया की आवाजों को प्रोसेस करना बंद कर देता है। सुनने और बोलने की क्षमता वाले रिसेप्टर्स बहुत पीछे छूट जाते हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक शंका है, और मुझे यकीन है कि जो भी ये चर्चा सुन रहे हैं उनके मन में भी ये सवाल जरूर होगा। जी, पूछिए। स्क्रीन पर बच्चा सिर्फ चित्र थोड़े ही देख रहा है, उसमें जो कार्टून चल रहा है वो भी तो बोल रहा है। उसमें गाने बज रहे हैं, ABCD पढ़ाई जा रही है, जानवरों की आवाजें आ रही हैं। तो फिर बच्चा उन शब्दों को सुनकर बोलना क्यों नहीं सीख रहा? टीवी या मोबाइल भी तो भाषा ही सुना रहे हैं ना। ये बहुत ही जायज शंका है, और इसी गलतफहमी के कारण कई माता-पिता सोचते हैं कि बच्चा फोन से कविताएं सीख रहा है। लेकिन भाषा सीखने का विज्ञान कुछ अलग है। अच्छा। जी, भाषा का विकास कभी भी सिर्फ निष्क्रिय रूप से यानी पैसिवली सुनने से नहीं होता। भाषा हमेशा दो तरफा संवाद से सीखी जाती है। टू वे कम्युनिकेशन। बिल्कुल। जब कोई बच्चा अपनी माँ को पा कहते हुए सुनता है तो वो सिर्फ आवाज नहीं सुन रहा होता। वो माँ के होठों की हरकत देखता है, उसके चेहरे के भाव पढ़ता है, और जब बच्चा खुद पा बोलने की कोशिश करता है तो माँ मुस्कुराती है, उसे शाबाशी देती है। ये जो प्रतिक्रिया या फीडबैक लूप है, ये दिमाग में भाषा के तारों को जोड़ता है। ओहो, मतलब जो स्क्रीन है वो पलटकर प्रतिक्रिया नहीं देती। बिल्कुल। मोबाइल स्क्रीन में कोई भावना नहीं होती। अगर बच्चा कार्टून देखकर कुछ बोलता भी है तो कार्टून रुक कर उसकी बात नहीं सुनता।
हाँ, वो तो बस चलता रहता है। जी, न ही उसे कोई शाबाशी देता है। स्क्रीन बस अपनी गति से चलती रहती है। बच्चे का दिमाग बहुत जल्दी ये समझ जाता है कि मुझे इस मशीन के साथ संवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरे बिना बोले भी मुझे मनोरंजन दे रही है। बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात है। और इसलिए दिमाग बोलने की कोशिश ही छोड़ देता है। संचार का जो हिस्सा सक्रिय होना चाहिए था, वो निष्क्रिय हो जाता है। ये तो वाकई आंखें खोलने वाली बात है। हम ये सोचकर खुश होते हैं कि फ़ोन एक अच्छा ट्यूटर है, लेकिन वो असल में एक ऐसा ट्यूटर है जो बच्चे को सिर्फ दर्शक बना रहा है, प्रतिभागी नहीं। सही कहा आपने। और अगर दिमाग का वो हिस्सा सच में सुन्न हो रहा है, तो जब ये बच्चे अंततः डॉक्टरों के पास पहुंचते होंगे, तो हालात कितने खराब होते होंगे। क्लिनिक के अंदर का क्या नज़ारा होता है? क्लिनिक की सच्चाई बहुत ही हृदय विदारक है। मतलब जिन चीज़ों को विकास का एक स्वाभाविक और आसान हिस्सा माना जाता था, उनके लिए आज एक भारी मेडिकल संघर्ष चल रहा है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, पसीने से लथपथ है, और उसके सामने एक 4 साल का बच्चा बैठा है। हाँ। डॉक्टर उसे आम, अंगूर, बिल्ली या गधा जैसे रोजमर्रा के बुनियादी शब्द बुलवाने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है, आम बोलो बेटा, आ म। लेकिन बच्चा शून्य में देख रहा है या चिड़चिड़ा रहा है। ये सुनकर अजीब सी सिहरन होती है। जो शब्द एक बच्चा रसोई में खेलते हुए या घर के आंगन में दौड़ते हुए अपने आप सीख लेता था, आज उन्हें सिखाने के लिए डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जी, स्पीच थेरेपी का सहारा लेना पड़ रहा है। हाँ। और ये कोई रातों रात ठीक होने वाली समस्या नहीं है। इन बच्चों को वापस उस स्तर पर लाने में महीनों और कभी-कभी सालों की स्पीच थेरेपी लग जाती है। सालों लग जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर को बच्चे के दिमाग को ये दोबारा सिखाना पड़ता है कि आवाज कैसे निकाली जाती है और संवाद कैसे किया जाता है। तो जब माता पिता इस हताशा के साथ डॉक्टरों के पास पहुंचते हैं, तो क्या कोई समाधान है? डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता जैसे विशेषज्ञ जो इन मामलों को रोज देख रहे हैं, उनकी क्या सलाह होती है? देखिए, डॉक्टर गुप्ता और उनके जैसे तमाम विशेषज्ञों की सलाह बहुत ही स्पष्ट और सख्त है। उनका कहना है कि 5 साल तक के बच्चों को मोबाइल और ऐसे किसी भी विजुअल स्क्रीन से पूरी तरह दूर रखना चाहिए। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। कोई स्क्रीन टाइम सेफ नहीं है? जी नहीं, कोई भी स्क्रीन टाइम सुरक्षित नहीं है। 5 साल? देखिए डॉक्टर साहब, आज के दौर में अगर किसी वर्किंग पेरेंट से कहा जाए कि बच्चे को 5 साल तक स्क्रीन से बिल्कुल दूर रखना है, तो ये उनके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा होगा। मैं समझ सकता हूँ। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, न्यूक्लियर परिवारों में, जहां माता पिता दोनों काम कर रहे हैं, ये सलाह व्यावहारिक रूप से बहुत ही असंभव सी लगती है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये कोई लाइफस्टाइल चॉइस नहीं है। ये एक मेडिकल जरूरत बन चुकी है। मेडिकल जरूरत? हाँ। जैसे अगर किसी बच्चे को कोई गंभीर एलर्जी हो, तो माता पिता हर हाल में उसे उस चीज से दूर रखते हैं ना, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। हाँ, बिल्कुल रखते हैं। स्क्रीन आज के समय में उस न्यूरोलॉजिकल एलर्जी की तरह काम कर रही है। हालांकि डॉक्टरों ने सिर्फ क्या नहीं करना है ये नहीं बताया, उन्होंने इसके विकल्प भी सुझाए हैं। तो विकल्प क्या है? अगर स्क्रीन नहीं, तो बच्चा अपना समय कैसे बिताए? सलाह ये दी जाती है कि विजुअल चीजों के बजाय बच्चों को ऐसी चीजों के पास रखा जाए जहां से आवाजें आती हों, लेकिन चित्र ना हो। अच्छा। जैसे कि ऑडियो आधारित खिलौने, उदाहरण के तौर पर ऐसे खिलौने जिनमें से शेर की दहाड़ने की आवाज आती हो, या फिर ऐसी कोई चीज जिससे चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज आती हो। ये थोड़ा दिलचस्प है। तो ऑडियो खिलौनों और वीडियो स्क्रीन में दिमाग के स्तर पर क्या फर्क आ जाता है? दोनों में ही तो आवाजें हैं। मुझे लगता है यही सबसे बड़ा आहा मोमेंट है समझने के लिए। बिल्कुल, फर्क बच्चे की दिमागी कसरत का है। जब बच्चा फोन पर शेर को दहाड़ते हुए देखता है, तो उसे सब कुछ बनी बनाई थाली में मिल जाता है। शेर का चित्र भी और उसकी आवाज भी। जी, उसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब वो सिर्फ एक ऑडियो खिलौने से शेर की आवाज सुनता है और उसे कोई चित्र नहीं दिखाई देता, तो उसके अंदर एक स्वाभाविक जिज्ञासा, एक उत्सुकता पैदा होती है। मतलब वो सोचता है कि ये आवाज कहाँ से आई? एकदम सही। वो आवाज की दिशा में अपना सिर घुमाता है, उसे समझने की कोशिश करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात,
वो खुद वैसी आवाज निकालने की कोशिश करता है। वो अपनी वोकल कॉर्ड्स यानी स्वर यंत्र का इस्तेमाल करता है। ये जो जिज्ञासा है, ये जो आवाज को खोजने और उसकी नकल करने की प्रक्रिया है, यही वाणी के विकास की नींव है। और स्क्रीन ये जिज्ञासा छीन लेती है। बिल्कुल, स्क्रीन बच्चे से ये जिज्ञासा छीन लेती है, जबकि ऑडियो खिलौने या आसपास की प्राकृतिक आवाजें उसे प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करती हैं। यानी बात फिर से वहीं आ जाती है कि हमें बच्चे को दर्शक नहीं बल्कि प्रतिभागी बनाना है, जो कि स्क्रीन के साथ संभव नहीं है। मुझे लगता है कि जब माता-पिता बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते होंगे तो समस्या सिर्फ बच्चे की नहीं होती होगी। आपने बिल्कुल सही नफ्स पकड़ी है। असल में इन क्लिनिक्स में आजकल बच्चों से ज्यादा उनके माता-पिता की काउंसलिंग करनी पड़ रही है। माता-पिता अक्सर इस अपराध बोध में आते हैं कि शायद बच्चे में ही कोई जेनेटिक कमी है या कोई गंभीर बीमारी है। डॉक्टरों को उन्हें ये समझाना पड़ता है कि समस्या बच्चे के डीएनए में नहीं, बल्कि उनके द्वारा अपनाए गए उस शॉर्टकट में है। ये समझाना तो और भी मुश्किल होता होगा कि जिस चीज को वे बच्चे का मनोरंजन समझ रहे थे, वही उसके विकास में बाधा बन गई। हाँ, बहुत मुश्किल होता है। और काउंसलिंग में सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर दिया जाता है कि बच्चों को महंगे गैजेट्स या एनिमेटेड वीडियो की नहीं, बल्कि आपके समय की जरूरत है। सही बात है। माता-पिता को बताया जाता है कि आपको बच्चे के साथ बैठना होगा, उससे बात करनी होगी, चाहे वो जवाब दे या ना दे। जब आप बच्चे से बात करते हैं तो वो आपकी आंखों में देखता है, आपके होठों को पढ़ता है, आपके स्पर्श को महसूस करता है। संवाद हमेशा इंसानों के बीच रहकर उनकी भावनाओं को महसूस करके ही सीखा जा सकता है। एक चमकती हुई स्क्रीन कभी भी एक इंसान की जगह नहीं ले सकती। बिल्कुल। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि हम एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। हमने सुविधा के नाम पर एक ऐसी तकनीक को अपने बच्चों के सबसे शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण सालों में प्रवेश दे दिया है, जो उनके इंसानी विकास की बुनियादी प्रक्रिया को ही पलट रही है। एकदम सही कहा आपने। भाषा सिर्फ जानकारी का लेन देन नहीं है, ये एक इंसान का दूसरे इंसान से जुड़ने का सबसे पहला और सबसे मजबूत तरीका है। मोबाइल फोन बच्चे की आंखों को चकाचौंध से भर सकता है, उसे कुछ देर के लिए सम्मोहित कर सकता है, लेकिन वो बहुत ही खामोशी से उसकी अपनी आवाज को छीन रहा है। और हमें इस बात को गंभीरता से लेना ही होगा। आज हम जिस वाणी दोष की बात कर रहे हैं वो सिर्फ कुछ शब्दों के ना बोल पाने तक सीमित नहीं रहेगा। मतलब इसके आगे भी असर होगा। जी, भाषा ही वो पुल है जिससे होकर हम अपनी जरूरतें, अपना दुख, अपना डर और अपनी खुशियां दुनिया तक पहुंचाते हैं। अगर ये पुल ही शुरुआत में टूट गया या बना ही नहीं, तो बच्चे का पूरा व्यक्तित्व, उसका आत्मविश्वास और समाज के साथ उसका जुड़ाव हमेशा के लिए एक अधूरी पहेली बनकर रह जाएगा। इसी बात पर आज के इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं हर उस इंसान के लिए जो ये सुन रहा है, चाहे आप माता-पिता हों, बनने वाले हों या सिर्फ समाज का एक हिस्सा हों, एक गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ना चाहूंगी। हमने आज विज्ञान को समझा, उन डराने वाले आंकड़ों को देखा और क्लिनिक की उस संघर्षपूर्ण सच्चाई को भी महसूस किया, जहां छोटे बच्चे आम और बिल्ली जैसे बुनियादी शब्द बोलने के लिए भारी जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन जरा इस बारे में सोचिए, अगर आज की ये स्क्रीन आधारित तकनीक हमारे बच्चों को सिर्फ एक साधारण शब्द बोलने में इतनी देरी करवा रही है, तो जब वे सालों के थेरेपी के बाद अंततः बोलना सीख भी जाएंगे, तो क्या इस खामोश, भावना रहित स्क्रीन की दुनिया में पले बड़े होने के कारण वे कभी जटिल मानवीय भावनाओं को समझ पाएंगे? बहुत गहरा सवाल है। क्या वे कभी सहानुभूति यानी किसी दूसरे का दर्द देखकर उसे अपने शब्दों में महसूस करना सीख पाएंगे? या फिर जब उनके भीतर भावनाओं का कोई सैलाब आएगा, तो उनकी भावनाएं भी उस डिजिटल झुनझुने की तरह किसी बेजान और साइलेंट स्क्रीन के पीछे हमेशा के लिए खामोश रह जाएंगी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।